इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने वाली सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, बल्कि उसका अपना कंफर्ट जोन है। ये बहुत डीप बात से शुरू किया आज। सच बताऊं तो असफलता से उठना आसान है, फेल होते हैं तो कुछ सीख ही लेते हैं। लेकिन ये जो आरामदेह दायरा है ना, ये एक ऐसी मीठी जहर की तरह है जो इंसान को जिंदा रहते हुए भी अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। बिल्कुल सही कहा। इंसान को लगता है कि वो सेफ है। उस सुरक्षा के भ्रम में वो असल में सिर्फ सड़ रहा होता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां ना तो आगे बढ़ने की भूख बचती है और ना ही कुछ नया करने की हिम्मत। एग्जैक्टली और आज पीसफुल वेल्थ के सफर में जहां मकसद ही यही है कि लाइफ और गोल्स को लेकर एक शक्तिशाली और गंभीर नजरिया अपनाया जाए, हम इसी टॉपिक पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। और ये चर्चा हर उस इंसान के लिए है जो लगातार मेहनत तो कर रहा है पर उसकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। हाँ, अब पर एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, अक्सर लोग ऐसी गहरी बातें सुनते हैं, उन्हें फील भी होता है कि हाँ, लाइफ में बदलाव चाहिए, पर बाद में वो भूल जाते हैं। अगर आज के ये थॉट्स सच में वैल्यूएबल लगें, तो इस माइंडसेट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल, ताकि ये सेल्फ ग्रोथ का सफर बिना रुके चलता रहे। सही कहा। तो आज की इस केस स्टडी की बात करते हैं। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक किस्सा है, रामो नाम के एक लकड़हारे की कहानी। पर ध्यान देना, ये कोई साधारण कहानी नहीं है जो बचपन में सुनते थे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेहनत, शोषण और सबसे इम्पोर्टेंट सही दिशा के चुनाव का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है ना, जो किसी की भी लाइफ से डायरेक्टली रिलेट करता है। इस विश्लेषण की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये सीधे उस दुख पर चोट करती है जो लगभग हर इंसान रोज झेलता है, पर कभी समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं कि दिन रात खून पसीना एक कर दिया, फिर भी वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं, और कैसे बस एक अचानक लिया गया फैसला सदियों की गरीबी को तोड़ सकता है। तो इसको थोड़ा खोलते हैं। रामू का जो कैरेक्टर है वो बेहद ईमानदार और मेहनती है। 8-8 घंटे लगातार लकड़ियां काटना, पसीने से लथपथ होना, हथेली पर छाले पड़ जाना। लेकिन सीन क्या है, महीना खत्म होने पर जब वो घर जाता है तो उसके हाथ में इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने बच्चों मोनू और चिंकी उनकी स्कूल फीस भर सके। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन उसका मालिक है, सेठ लालचंद। ओ गॉड, वो कैरेक्टर, मतलब शोषण की सारी हदें पार। रामू बेचारा थक कर 1 घंटा आराम क्या कर ले, लालचंद उसके पैसे काट लेता था। और बहाने कितने अजीब होते थे उसके, कि बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, या फिर पुरानी उधारी पर कोई झूठा ब्याज लगा दिया, आधी पगार ऐसी हजम कर जाता था। यहाँ ना मैं एक और एंगल देख रही थी। लालचंद सिर्फ एक बुरा मालिक थोड़ी है। तो फिर क्या है? वो एक प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो वो एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक है जो इंसान की पूरी ऊर्जा निचोड़ लेता है। हाँ बिल्कुल, और बदले में सिर्फ उतना ही देता है कि इंसान अगले दिन दोबारा काम पर आने के लिए जिंदा रह सके, तरक्की ना कर सके। यही दुख तो सबसे ज्यादा चुभता है। इंसान को लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, और एंड में रिजल्ट शून्य, 0। इसको पता है साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? क्या? इस दिशाहीन मेहनत को हम सर्वाइवल ट्रैप कहते हैं, जिंदा रहने की जद्दोजहद। एक ऐसा जाल जहां इंसान अपने बड़े सपने, अपने शौक, सब कुछ भूलकर सिर्फ अगले दिन के खाने के बारे में सोचने लगता है, या फिर अगले महीने की EMIs और उधार चुकाने के बारे में। एग्जैक्टली। और सच्चाई ये है कि दुनिया के 95% लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं जिंदगी भर। ये बात सुनने में इतनी डिप्रेसिंग लगती है ना, मतलब मुझे तो ये किसी ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा लग रहा है। ट्रेडमिल? कैसे? सोच के देखो, ट्रेडमिल पर पसीना पूरा बह रहा है, सांसें बुरी तरह फूल रही हैं, पैरों में दर्द है, इंसान थककर चूर हो गया है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। वाह, ये बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है ना? मशीन बंद होते ही पता चलता है कि अरे मैं तो उसी कमरे में वहीं का वहीं खड़ा हूं। ऐसा लगता है मेहनत में कमी नहीं है, पर दिशा ही गलत है। दिशा और डर, दोनों चीजें। लेकिन रुको, मेरी एक बड़ी सिंपल सी उलझन है यहाँ पर। अगर दुख इतना बड़ा है और ये शोषण इतना ओपनली दिख रहा है, तो रामू या उसका साथी हरिया या कोई भी इंसान वो वहां से भाग क्यों नहीं जाता? वो चुपचाप ये सब सहते क्यों है? क्योंकि डर बहुत ताकतवर होता है। इंसान का दिमाग लाखों सालों से ऐसे ही प्रोग्राम हुआ है कि वो नए और अनजान खतरों से ज्यादा डरता है, बजाय उस दर्द के जो वो डेली सह रहा है। बिल्कुल, उस डेली वाले दर्द की आदत पड़ जाती है
उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई या कोई नया रास्ता चुना तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, वो 2 वक्त की रोटी, वो भी छिन जाएगी। तो मतलब ये डर ही उन्हें उस कंफर्ट जोन में बांध कर रखता है। हाँ, और वही कंफर्ट जोन उन्हें तबाह कर रहा है। इंसान सोचता है कि यार कम से कम यहाँ चोट कहाँ लगनी है और कैसे लगनी है ये तो पता है। नए रास्ते पर तो खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। वाह, ये बहुत डीप है। लेकिन अब आगे की बात सुनो। यहाँ इस केस स्टडी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक दिन रामू डिसाइड करता है कि बस बहुत हो गया, वो इस शोषण को अपनी किस्मत नहीं मानेगा। और उस दिन वो क्या करता है? वो 8 घंटे की उस तोड़फोड़ मेहनत के बाद, जबकि वो पूरी तरह थक चुका था, वो आराम नहीं करता। वो अपना नया काम ढूंढने निकल पड़ता है। ये एक्शन लेना ही सबसे बड़ा स्टेप था। पर पता है, सब कुछ इजीली नहीं मिलता। वो हर दुकान पर जाता है, हर जगह से उसे अपमान और असफलता मिलती है, कोई काम नहीं देता। और फिर एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। एक भैंसों का झुंड उस पे हमला कर देता है। ओह, जंगल वाला सीन। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो भदावस होकर भागता है और बीचों बीच एक अनजान गुफा में जा छुपता है। ये घटना पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, पता है। पर यहाँ मुझे एक बात जरूर कहनी है। लोग अक्सर एक गलतफहमी पाल लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बस बैठे बैठे किस्मत से मिल जाती हैं, जी, कि चमत्कार अचानक होते हैं। हाँ, लोगों को लगता है गुफा खुद उसके पास आई। एग्जैक्टली। लेकिन अगर ध्यान से विश्लेषण करें, रामू को वो जादुई गुफा तब मिली जब उसने अपना डर वाला कंफर्ट जोन छोड़ा, जब उसने लालचंद के उस टॉक्सिक सिस्टम से बाहर निकलने का एक कठोर फैसला लिया। उसने रिस्क लिया। उसने जगह जगह रिजेक्शन झेला, धूप में भटका और लिटरली अपनी जान को खतरे में डाला। तब जाके वो उस गुफा तक पहुंचा। ये किस्मत नहीं थी, ये उसके लगातार लिए गए एक्शन का नतीजा था। अगर वो चुपचाप घर जाके सो जाता ना, तो कोई गुफा उसकी लाइफ में नहीं आती। ये बहुत सटीक पॉइंट है। एक्शन क्रिएट्स लक। पर गुफा के अंदर का जो हिस्सा है, वो एक और भी गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा करता है। जैसे कि वो रक्षक वाली बात। हाँ, गुफा के अंदर रामू को एक जादुई टोकरी का रक्षक मिलता है और उसकी एक बहुत सख्त शर्त होती है। उस गुफा में केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझाते हैं। पवित्र मन का मतलब यहाँ क्या है? देखो, बड़े अवसर हमेशा उन्हीं लोगों के सामने खुलते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। पवित्र मन का मतलब है कि रामू वहां किसी लालच से नहीं गया था। वो रातों रात अमीर बनने की अंधी हवस से प्रेरित नहीं था। मतलब वो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा था। नहीं, वो अपनी एक सच्ची जरूरत, अपने परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दिशा ढूंढ रहा था। प्रकृति हमेशा उस इरादे का सम्मान करती है जिसका मकसद साफ हो। एक सेकंड रुको, यहाँ मेरी एक उलझन है। हम कहते हैं लालच बुरी बला है, पर रामू को भी तो पैसा ही चाहिए था ना इनमें। तो फिर लालच और जरूरत के बीच की वो जो लकीर है, वो कहाँ खींची जाती है? दोनों में इंसान दौलत ही तो मांग रहा है ना। ये बहुत ही कमाल का सवाल है। लालच और जरूरत में मूल अंतर ऊर्जा और इरादे का होता है। इरादा कैसे? लालच एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। वो दूसरों का हक मार कर आती है और इंसान को अंधा कर देती है। जैसे लालचंद। हाँ, उसको तो कितना भी मिल जाए कम ही लगता था। पर जरूरत वो अपने और अपने से जुड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए होती है। रामू का इरादा अपने बच्चों की शिक्षा और उनका पेट पालना था, ना कि लालचंद की तरह दूसरों को कुचलकर अपनी तिजोरी भरना। प्रकृति या नेचर कह लो, इसी अंतर को पहचानती है। गुफा में होता है ना, वो किसी का भी दिमाग हिला सकता है। वो टोकरी वाला नियम। हाँ, रक्षक रामू को वो जादुई टोकरी दे तो देता है, लेकिन एक ऐसी शर्त लगाता है जो सुनने में बहुत आसान लगती है पर निभाने में सबसे मुश्किल है। शर्त क्या थी, जरा याद दिलाना। रक्षक कहता है, इस टोकरी में एक बार जो चीज डालोगे, जिंदगी भर बार बार वही चीज डालनी होगी, कोई और चीज नहीं डाल सकते, वरना इस चमत्कार का परिणाम भयंकर होगा। ये नियम साधारण जरूर लगता है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये इंसानी स्वभाव के सबसे बड़े दुश्मन पर चोट करता है। और रामू बहुत सोच विचार करके, उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा जो उसने कभी बचा कर रखा था, वो उस टोकरी में डालने का फैसला करता है। और यही उसका चंदन बन जाता है। बिल्कुल। अब इस नियम में मुझे एक ऐसी हिडन पावर दिखती है जिसे हम रियल वर्ल्ड में कंपाउंडिंग कहते हैं, या निरंतर वृद्धि का नियम।
कंपाउंडिंग की ताकत सच में बहुत बड़ी होती है। ये नियम असल जिंदगी का सबसे ठोस सच है। इसको ऐसे समझो, अगर इंसान रोज 1-1 फुट के 100 गड्ढे खोदे अलग अलग जगह पर, तो उसे कभी पानी मिलेगा? कभी नहीं, सिर्फ थकान मिलेगी और फ्रस्ट्रेशन होगी। एग्जैक्टली लेकिन अगर वो एक ही जगह पर 100 फुट का एक लंबा गड्ढा खोदे तो पानी जरूर निकलेगा। मतलब अगर इंसान रोज अपना रास्ता बदलेगा, आज ये काम कर लिया, कल किसी ने बोला तो वो बिजनेस ट्राई कर लिया, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। वो बस भटकता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम एक ही मूल्यवान चीज पर, जैसे रामू ने अपने उस चंदन की लकड़ी पे किया, अगर उस पे लगातार टिके रहें, तो वक्त के साथ वही चीज कई गुना आगे बढ़ जाती है। ये फोकस की सबसे बड़ी जीत है। इस बात को अगर मैं इंसानी दिमाग की बनावट से जोड़ूं, तो ये टोकरी का नियम ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी बीमारी को खत्म करता है। कौन सी बीमारी? जिसे हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं, नई चमकती चीजों का लालच। ओह यस, भटकाव की बीमारी। हाँ, इंसान का स्वभाव नेचुरली भटकने वाला होता है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगल में था, तो नई चीजों की खोज करना उसकी जरूरत थी सरवाइव करने के लिए। पर आज यही आदत लालच बन गई है। बिल्कुल, जैसे ही थोड़ी सफलता मिलती है, दिमाग को एक नया डोपामीन हिट चाहिए होता है। इंसान सोचता है, अब मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उसमें ज्यादा पैसा दिख रहा है। और वहीं उसका फोकस टूट जाता है। सही पकड़ा। लेकिन उस जादुई टोकरी का नियम इस लालच पर पूरी तरह लगाम लगाता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी है अपनी सबसे मजबूत क्षमता को पहचानना, अपना चंदन पहचानना, अपना चंदन ढूंढना। वाह। वो फिर चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी भी नई चीजें ध्यान भटकाएं, उसी एक दिशा में लगातार मेहनत करना। फोकस हिलना नहीं चाहिए। और इस लगातार मेहनत का, उस डीप फोकस का असर देखो ना। रामू वो चंदन की लकड़ियां बेचकर काफी पैसे कमाता है। वो आखिरकार अपने बच्चों की स्कूल फीस भर देता है। उसके घर में पहली बार एक ठहराव आता है, खुशियां आती हैं। एक चैन की सांस लेता है वो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है असली विश्लेषण तो अब शुरू होता है। क्यों? ऐसा क्या किया रामू ने? रामू चंदन बेचकर अमीर हो गया था। उसके पास जादुई टोकरी थी। वो चाहता तो चुपचाप अपने घर के आसपास बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनवा लेता और अपनी आगे की पुश्तों तक का इंतजाम करके बैठ जाता। पर उसने वो रास्ता नहीं चुना। बिल्कुल नहीं चुना। वो लालचंद के पास वापस तो नहीं जाता, ये बात तो क्लियर है। लेकिन वो सीधा अपने उन साथी लाखाधारों के पास जाता है, हरिया और बाकी सब दुखों के मारे दोस्तों के पास। उन लोगों के पास जो अभी भी उस सर्वाइवल ट्रैप में फंसे थे। हाँ, और वो उन्हें इस नए काम में, इस नई आई हुई समृद्धि में शामिल करने का फैसला करता है। अब यहाँ मेरा फिर से एक अजीब सा सवाल है। पूछो। इंसान जब दुख में होता है तब वो भगवान को याद करता है, दोस्तों के कंधे पर रोता है, पर जैसे ही पैसा आता है ना, अक्सर वो अकेले बैठकर सारा मुनाफा खाना चाहता है। ये इंसानी फितरत है। वही तो, रामू चाहता तो सारा फायदा खुद रखकर सबसे ताकतवर सेठ बन सकता था। फिर उसने बाकी सबको अपने बराबर खड़ा क्यों किया? ये पूरे इस डीप डाइव का सबसे खूबसूरत और सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक हिस्सा है। रामू का ये एक फैसला हमें दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग मानसिकताओं का अंतर दिखाता है। कैसी मानसिकता? एक तरफ लालचंद की सोच है। लालचंद की सोच को हम स्कैर्सिटी माइंडसेट या कमी की मानसिकता कहते हैं, जिसमें लगता है सब कुछ कम पड़ जाएगा। हाँ, इस सोच वाले इंसान को लगता है कि इस दुनिया में पैसा, सफलता, खुशी सब बहुत सीमित है, लिमिटेड है। अगर उसे आगे बढ़ना है तो किसी और को पीछे खींचना ही पड़ेगा, किसी का हक मारना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह से डर और असुरक्षा पर टिकी हुई सोच है। और उसके ठीक विपरीत रामू की सोच है। सही कहा, रामू की सोच को हम अबंडेंस माइंडसेट या विपुलता की मानसिकता कहते हैं। रामू को यह समझ आ गया था कि इस दुनिया में किसी चीज की, अवसरों की कोई कमी नहीं है। मतलब सबके लिए इनफ है। हाँ, उसका मानना है कि असली तरक्की कभी किसी अकेले बंद कमरे में नहीं होती। जब इंसान दूसरों के दर्द की कदर करता है, जब वो अपने साथ साथ अपने जैसे बाकी मेहनतकश लोगों को भी शोषण से बाहर निकालता है, तब क्या होता है? तब वो केवल दौलत नहीं कमाता, तब वो सही मायने में शांति के साथ आई हुई समृद्धि हासिल करता है, जिसे हम सच में एक शांति भरी वेल्थ कह सकते हैं। आहा, मतलब सचमुच की पीसफुल वेल्थ। वाह, ये सुनकर मेरे दिमाग में एक लाइन चल रही है। लालचन की औकात सिर्फ एक शोषक की रह गई, पर रामू एक सच्चा नेता बन गया। ये बहुत पावरफुल थॉट है ना? क्योंकि दिन के एंड में एक अकेला इंसान कितना भी अमीर बन जाए, कितने भी बड़े महल खड़े कर ले,
अगर उसके आसपास के सभी लोग दुखी हैं, भूखे हैं, तो वो सफलता बिल्कुल खोखली होती है। वो डर डर के जिएगा उन दीवारों के पीछे। बिल्कुल। और यही सच्ची सफलता को नापने का असली पैमाना है। क्या एक इंसान की तरक्की उसके आसपास के माहौल को बेहतर बना रही है, या सिर्फ उसका खुद का अहंकार बड़ा कर रही है? रामू ने अहंकार नहीं चुना। नहीं, उसने उस जादुई टोकरी के जरिए न सिर्फ अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि उसने अपने पूरे समाज को शोषण से मुक्त कर दिया। उसने सेठ लालचंद के उस टॉक्सिक सिस्टम की जड़ ही काट दी। और ये तभी संभव होता है जब इंसान अपने डर से बड़ा अपना मकसद बना लेता है, जब इरादा सच्चा हो। उफ, लेकिन इस सब में ना मुझे एक चिंकारे वाली बात फील हो रही है। एक नया विचार जो थोड़ा डरावना है मेरे दिमाग में गूंज रहा है। कैसा विचार? हम लालचंद और रामू की इस कहानी को सुनकर सोच रहे हैं कि अरे ये तो किसी और जमाने की बात है, लक्कड़हारे और सेठ की। पर क्या आज के इस फास्ट पेस दुनिया में ये लालचंद बदलकर हमारे आसपास की सुविधाएं, हमारे स्मार्टफोन्स या नए जमाने के कुछ एप्लीकेशंस तो नहीं बन गए? ओह माय गॉड, ये बहुत ही डरा देने वाला और सटीक कनेक्शन बनाया है। सोच कर देखो, जो थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी छोटी आमदनी या बस एक स्क्रॉल करने का डोपामीन देकर हमें उसी जिंदा रहने के जाल में फंसा रहे हैं, क्या हम आज अपने कंफर्ट जोन में इन नए जमाने के लालचंदों के आगे रोज घुटने नहीं टेक रहे? ये एकदम आंखें खोल देने वाली बात है। आज का शोषण चाबुक से नहीं होता, वो ऐसी ही छोटी छोटी सुविधाओं और कंफर्ट के जरिए होता है, जिसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो गुलाम बन चुका है। बिल्कुल। जब तक इंसान इन सुविधाओं के उस आरामदेह दायरे को तोड़कर कुछ अनजान, कुछ नया करने का जोखिम नहीं उठाएगा, तब तक वो किसी ना किसी नए लालचंद का, किसी नए सिस्टम का गुलामी बना रहेगा। सिस्टम अपने आप थोड़ी बदलता है। नहीं बदलता। सिस्टम वैसा ही रहेगा जैसा है, जब तक उसके अंदर के लोग चुपचाप उसे सहते रहेंगे। बदलाव कोई दूसरा नहीं लाता, वो एक अकेले इंसान के फैसले से शुरू होता है, जैसे रामू ने गुफा ढूंढने का फैसला किया। एकदम सटीक बात। और इसलिए आखिर में एक ऐसा सवाल, एक ऐसी गूंज जो मैं चाहती हूँ आज हर किसी की ज़हन में रह जाए, और इसका जवाब किसी और को नहीं, आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ खुद को देना है। सिर्फ एक शब्द में सोचना है। हाँ, इंसान को आखिर क्या चुनना चाहिए? हर रोज उस कंफर्ट जोन में, उस घुटन में किसी के आगे घुट घुट कर जीना, या फिर अपना रास्ता बदलने के लिए एक्शन? जवाब बहुत साफ है। ध्यान रखना, जिंदगी सिर्फ एक ही चीज से बदलती है, और वो है एक्शन। अगर सच में नई कहानी लिखनी है तो किसी चमत्कार का इंतजार बिल्कुल मत करो। एक्शन लो, अपना चंदन ढूंढो और उस पे फोकस करो। और ऐसे ही ताकतवर, सीधे दिल पर चोट करने वाले विचारों के लिए जो डेली लाइफ की इस भीड़ में आपको जगाते रहें, पीसफुल वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और शेयर करो, ताकि ये अबंडेंस माइंडसेट बाकी सब तक भी पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी और सच्ची चर्चा के साथ। तब तक उठो, एक्शन लो और आगे बढ़ो।